गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि कैसे नॉन सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट में फार्मर्स ने पार्टिसिपेट किया। आज के टॉपिक में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे इंडस्ट्रियलिस्ट ने पार्टिसिपेट किया इस सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट में। मैं पहले ही बता चुका था कि अलग अलग ग्रुप्स ने, भारत के अलग अलग ग्रुप्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ था। उनका रोल जो है अलग अलग था और उनके उद्देश्य भी अलग अलग थे। इस कारण से अलग अलग तरीके से लोगों ने इस सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट को भी लिया। तो आज का हमारा टॉपिक इंडस्ट्रियलिस्ट से रिलेटेड है कि इंडस्ट्रियलिस्ट ने कैसे पार्टिसिपेट किया। पिछली वीडियो में हम लोग ये भी देख चुके थे कि कैसे गवर्नमेंट जो है किसानों जो रिच, जो धनी किसान थे, उनकी वजह से कैसे गरीब किसानों की जो समस्याएं थी उनको अनदेखा कर रही थी और इसी वजह से गरीब किसानों ने भी सिविल डिसऑर्डिनेंस में अपनी दूरी बना ली थी। तो वही तरीका हम ये भी देखेंगे कि कैसे इंडस्ट्रियलिस्ट ने पार्टिसिपेट किया इसमें और उनके क्या अपने हित थे जिसकी वजह से उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास ने सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट में कैसे पार्टिसिपेट किया। During the First World War was the Indian merchants and industrialists made huge profits। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार हम पहले भी पढ़ चुके थे, सबसे पहले चैप्टर के शुरू करने से पहले कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो बिजनेसमैन थे उनको काफ़ी ज़्यादा काम मिला, बिजनेस ट्रेड करने के लिए मिला और उन्होंने काफ़ी सारा पैसा, जो भारतीय बिजनेसमैन की बात हो रही है यहाँ पे, ब्रिटिश बिजनेसमैन की नहीं। तो भारतीय बिजनेसमैन ने कैसे अच्छा खासा पैसा फर्स्ट वर्ल्ड वार में कमाया और अच्छा खासा जो है बिजनेस व्यापार किया। तो इस वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास जो था वो सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट में अपने उद्देश्य के लिए इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता था। उनका अपना उद्देश्य था। उनका उद्देश्य क्या था? टू एक्सपेंड हिज बिजनेस ही अपोज सच कॉलोनियल पॉलिसीज। वो इस तरह की जो कॉलोनियल पॉलिसीज जो भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनाई हुई थी, उन ब्रिटिश पॉलिसीज में कुछ परिवर्तन चाहते थे जिससे कि उनका बिजनेस व्यापार और बढ़ सके। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने देश का बिजनेस व्यापार बढ़ाने के लिए बहुत सारी ऐसी जो नीतियाँ या पॉलिसीज अपनाई हुई थी जिससे कि विदेशी या यूरोपियन व्यापारियों को ज़्यादा फायदा होता था और जो भारतीय व्यापारी थे उनको कम प्रॉफिट होता था। बहुत सारी जैसे कस्टम ड्यूटीज़ या इंपोर्ट ज़्यादा होना, तो जिसकी वजह से भारतीय व्यापारियों को नुकसान होता था क्योंकि भारतीय प्रोडक्ट जो है उस समय कम्पिटिटिव लेवल नहीं था, वो थोड़े से महंगे पड़ते थे क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में शुरू होने की वजह से वहाँ पर जो भी सामान बनता था वो सस्ता होता था और ज़्यादा अच्छा होता था। इसकी वजह से भारतीय व्यापारियों को काफ़ी नुकसान सहन करना पड़ रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वार में तो उन्होंने बहुत फ़ायदा लिया, लेकिन फिर इसके बाद ब्रिटिश पॉलिसी में कुछ चेंजेस आए तो इस ब्रिटिश पॉलिसीज़ को वो विरोध कर रहे थे जिससे कि उनका जो बिजनेस है वो आराम से चल सके। दे वांटेड प्रोटेक्शन फ्रॉम इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स। वो एक तो ये चाहते थे कि विदेश से, यूरोप से जो इंपोर्ट यानी कि भारत में जो सामान आ रहा था वो कम आए जिससे कि उनके सामान को ज़्यादा बिकने का मौका मिले। तो उससे सुरक्षा चाहते थे, उससे ये चाहते थे कि वो ना आए जिससे कि इनके सामान को सुरक्षा मिले। तो दे वांटेड प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स एंड अ चेंज इन द रुपीज स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो विच वुड रिड्यूस इंपोर्ट। और ये भी चाहते थे कि जो विदेशी मुद्रा है, जो स्टर्लिंग है और जो रुपीज़ है, उसका जो रेशियो निश्चित किया हुआ है उस रेशियो को भी कुछ बदल दिया जाए जिससे कि इंपोर्ट भारत में होना कम हो जाए। ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, कैसे जो है एक करेंसी को दूसरी करेंसी में चेंज करने पे जो रेशियो होता है उसका कम और ज़्यादा होने की वजह से कैसे बिजनेस में फ़र्क पड़ता है। तो वो यही चाहते थे कि रुपए और स्टर्लिंग का जो रेशियो है एक्सचेंज का वो भी कुछ परिवर्तित कर दिया जाए जिससे कि बाहर यूरोप से भारत में आने वाला इंपोर्ट कम हो जाए और उनके सामान की सिक्योरिटी या बिकने की सिक्योरिटी निश्चित हो जाए। टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट, अपने बिजनेस के फायदे को बचाने के लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। ही फॉर्म्ड द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920। इस नाम को आपको बार बार याद रखना है क्योंकि इस नाम का हमें एग्जाम आंसर लिखते समय यूज़ करना इम्पॉर्टेंट है। द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920। 1920 में ही उन्होंने जो है एक इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस
करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ था। इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन और बनाया हुआ था, द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको हम फिक्की, FICCI, फिक्की के नाम से जानते हैं, 1927, जो आज भी काम कर रही है। तो इस तरह से दो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इंडस्ट्रिस्ट ने अपने हितों की सुरक्षा के लिए बनाया हुआ था, और उसका उद्देश्य भी था, कौन कौन लोग इसमें ज़्यादा जो बड़े इंडस्ट्रिस्ट थे वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड GD बिरला। इंडस्ट्रिस्ट लीड बाय एमिनेंट इंडस्ट्रिस्ट opposed colonial control over the Indian economy and supported the first civil disobedience movement। वो जो बड़े बड़े उस समय के बिजनेसमैन थे, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और GD बिरला जैसे लोगों के नेतृत्व में ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ था, और ये ब्रिटिश जो लॉ थे या पॉलिसीज थी उनका विरोध कर रहे थे, और ये चाहते थे कि इंडियन इकोनॉमी या भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर से ब्रिटिश या गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है ख़त्म हो जाए। वो ये चाहते थे कि जो हमारे लोगों का बिजनेस व्यापार है वो निर्बाध रूप से चलता रहे, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन ना लगाया जाए। इसकी वजह से उन्होंने महात्मा गांधी के पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट किया। मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन सॉ स्वराज एज एन एरा वेयर देयर वुड बी नो कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड। और इंडस्ट्रियलिस्ट ये सोच रहे थे कि गांधी जी की जो विचारधारा है उसके अकॉर्डिंग स्वराज आएगा तो हम लोगों के बिजनेस व्यापार पर जो प्रतिबंध हैं, जो रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने लगाए हुए हैं, वो शायद हटा दिए जाएंगे, और इसकी वजह से उनको बिजनेस व्यापार करने में ज़्यादा सुविधा होगी, ज़्यादा निर्बाध रूप से अपना बिजनेस व्यापार कर पाएंगे। तो उनका अपना कुछ फ़ायदा था इंडस्ट्रियलिस्ट का, उनके अपने कुछ इंटरेस्ट थे, जिसकी वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को उन्होंने पार्टिसिपेट किया। आफ्टर द फेल्योर ऑफ द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, लेकिन जब गांधी जी लंदन गए और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बेनतीजा खत्म हो गई, ठीक है, वेयर दे द एंथुसिज्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आल्सो वेव्ड। इसके साथ ही सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के फेल होने के साथ ही जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थे उनका जो उत्साह था वो ठंडा पड़ गया, और उन्हें ये आशा टूट गई कि शायद अब जो गांधी जी जिन बातों को लेके जो इरविन को डिमांड्स लिखी हुई थी, जो आपको याद हो नमक सत्याग्रह शुरू करने से पहले उन्होंने जो 11 मांग की थी इरविन से, उसमें बिजनेस से लेके फार्मर्स तक की डिमांड थी, तो वो सारी जो है अल्टीमेटम देने के साथ ही 11 मार्च अल्टीमेटम देने के साथ ही उन्होंने जो है सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह शुरू कर दिया था। और जो डिमांड्स थी उस पर शायद बात होने वाली थी, और जब वो फेल हो गई तो उन्हें आशा नहीं रही और कि आगे भी जो है इस तरह से आंदोलन में उनकी बातों को रखा जाएगा। He was afraid of violent activities, और अब इन्हें ये भी डर लग रहा था कि शायद वही अशांति का माहौल फिर होगा, और ख़ास तौर से कांग्रेस के नेता जो समाजवादी व्यवस्था से प्रभावित थे वो ये इंडस्ट्रीज डरे हुए थे, क्योंकि समाजवादी व्यवस्था में वर्कर्स को ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा था। किसान जो है वो दूसरे जो सोशलिस्ट पार्टियां थी, कम्युनिस्ट पार्टियां थी, उनके आंदोलन में जा रहे थे, और कांग्रेस उनके आंदोलन से अपने आप को अलग रखे हुए थी। तो इसलिए इंडस्ट्रियलिस्ट को ये आशा नहीं हो पा रही थी कि ये आंदोलन सफल होगा। तो ओके स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा टॉपिक था, और आगे जो है हम इंडस्ट्रियल वर्कर्स के बारे में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।